कैसे हो बच्चों आप सब? मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुपद के बारे में गहन पूर्वक अध्ययन किया। उसमें हमने सीखा कि यदि कोई बीजीय व्यंजक है तो वो बीजगणित की भाषा में क्या है? बीजगणित की भाषा में वो क्या है? बहुपद है। लेकिन ज्यामिति की भाषा में वही बहुपद, वही बीजीय व्यंजक किसी रेखा या वक्र को प्रदर्शित करता है। आपको चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको ये बातें सिखाई। प्यारे बच्चों, आज और कल में हम लोग जो सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, बल्कि आगे आने वाला जो द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है वो भी इसी पर बेस्ड है। यदि आपने आज के और कल के क्लासेस को ध्यान से समझ लिया तो समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण के आधे से ज्यादा सवालों को आपने हल कर दिया। इसलिए आज के क्लास को थोड़ा ध्यान से, कल के क्लास को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप प्रश्नों को नहीं देखेंगे, ताकि जब मैं आपसे कह दूं कि अब आप सवाल को देखें, ध्यान से समझे, तब आप देखें। और मुझे उम्मीद है उसके बाद फिर आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे सवाल लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आया है किसी बच्चे का कि सर 1.3 का दूसरा सवाल, नहीं 1.4 के तीसरे का दूसरा सवाल बता दीजिए। 1.4 के तीसरे का दूसरा सवाल, तो इसमें लिखा हुआ जैसे 0.120 1200 12000 1240 डॉट डॉट। तो बेटे हमने आपको ये बताया था, जब मैंने आपको परिमेय संख्या बताई थी तभी मैंने आपको ये बात सिखाई थी, शायद आपको भूल गए हो। फिर से मैं उस चीज को रिवाइज करता हूं। दो बातें बताई थी मैंने आपको। क्या बताई? कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा और मैंने आपको एक बात ऐसे ही लिख के दिखाई थी कि अगर 1.273273 डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है, यानी किसी निश्चित अंतराल के बाद दशमलव की संख्या क्या हो रही है? दोहराव रही है। उन्हीं चीजों का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और यदि किन्हीं निश्चित संख्याओं का दोहराव हो रहा है लेकिन उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखा बेटा आपने? यहां पर देखिए 1 2 के बाद 0 आया, फिर 1 2 के बाद 00 आया, फिर 1 2 के बाद 000 आया, फिर 1 2 के बाद 40 आया। यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी 1 2 का रिपीटेशन निश्चित क्रम पर नहीं हो रहा है, जबकि यहां पर 273, फिर 273, फिर 273। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जबकि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर 12, अगर यहां पर फिर अगर ये ऐसे लिखा होता 120 120 120 120 ऐसे लिखा होता तो परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन यहां पर जीरोस क्या हो रहे हैं? जीरो की संख्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। Therefore it is not rational number। ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। मुझे लगता है एकदम क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बात जो है, जहां पर हम लोग थे, जहां पर
क्लास खत्म हुई थी, उसके आगे बढ़ते हैं और एक नए शब्द के बारे में हम लोग सीखते हैं जिसे कहते हैं शून्य। अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो, जीरो। शून्य क्या है, जीरोस क्या? तो चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो जिसके लिए बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी पूरी तरह से नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे शून्य के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे एक बहुपद है x प्लस 3, इट इज पॉलिनोमियल x प्लस 3। अगर यदि x बराबर यहां पर -3 रख दिया जाए, x बराबर -3 रख दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0। -3 प्लस 3 बराबर किसके हो गया, 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुना है कि नहीं आई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो x बराबर -3 प्लस 3 बराबर 0 मिल गया। 3 में से 3 गया, क्या मिला, 0। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य कौन है, इस बहुपद का शून्य कौन है, -3 है, क्योंकि x बराबर -3 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य के बराबर है, इसलिए क्या है, शून्य। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यदि आपसे कोई पूछता है कि बहुपद y प्लस 5, मैं y प्लस 5 में देखिए, बहुपद y प्लस 5 में z बराबर y बराबर कितना रख दें, -5 रख दें। यदि y बराबर -5 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, -5 और +5 बराबर किसके मिलेगा, 0। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य क्या है, -5। शून्य क्या है, -5। वही तो बताइए आपको, चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चर राशि इसमें कौन है, y का मान -5 रखने पर बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए इस बहुपद का शून्य कौन है, -5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात में आया कि नहीं आया? थोड़ा और बढ़ते हैं हम लोग, और सीखते हैं और समझते हैं। ये बात क्लियर हो गई मुझे लगता है। तो आपने अभी तक सीखा और जाना कि x प्लस 3 का शून्य क्या है, आपसे कोई पूछता है तो क्या है, -3। आपसे कोई पूछता है कि y प्लस 5 का
शून्य क्या है, तो आप कहेंगे -5। क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक सवाल आता है आपके सामने, एक सवाल आता है आपके सामने, और उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिएगा, समझिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि x² + 5x + 6 एक बहुपद है, अब मुझे इसके शून्यक पता कर। तो अगर हम x बराबर -3 रख दें तो -3 का वर्ग, क्या -3 का वर्ग प्लस 5 गुणे -3 और धन 6। यह मान अपने मन से मैं रख रहा हूं। x बराबर -3 रखा तो -3 का वर्ग धन 5 गुणे -3 धन 6 हो गया। तो ये बराबर किसके हो गया? -3 का वर्ग कितना हो जाएगा? -3 गुणे -3 माइनस क्या हो गया? +9 प्लस, और यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा क्या हो गया? -5 के यहाँ 15 और +6। बहुत मास के नियम से पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 9 और 6 का जोड़ कितना हो गया? 15। 15 में से 15 गया, कितना हो गया? 0। अर्थात x का मान -3 रखने पर 0 मिला। इसका मतलब है कि -3 इस बहुपद का एक शून्य, बहुपद का एक शून्यक है। -3 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब इसी बहुपद में यदि x बराबर में -2 रखूं, इसी में x यहां पर कितना रख दो? x बराबर -2 रख दो। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? समझ आ रहा ना? तो यहां पर क्या होगा? -2 का वर्ग प्लस 5 गुणे -2 और प्लस 6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ कि नहीं आ गई? आगे बढ़े हम लोग। इतना समझ में आ गया है? तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि -2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। -2 का वर्ग 4 हो गया। 2 गुणे प्लस और माइनस का गुणा क्या हो गया? -5 दूना 10 और प्लस 6। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 - 10 बराबर किसके हो गया? 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात x बराबर -2 भी इसका शून्य, x बराबर -2 भी इसका एक शून्य है। मानी -2 भी इस बहुपद का एक शून्य है। तो क्या सीखा आपने और क्या जाना आपने? ये कैसा बहुपद था? रैखिक बहुपद था। कैसा बहुपद था? रैखिक बहुपद था। इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1। इसलिए क्या शून्य प्राप्त हुए? एक शून्य प्राप्त। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ये क्या घात का बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। इसलिए इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य। यानी यदि चर बहुपद एक घात का है तो उसके क्या शून्य? 1 शून्य। अगर बहुपद 2 घात का है तो उसके क्या शून्य? 2 शून्य। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आई कि नहीं आई? अगर बहुपद 3 घात का है तो क्या शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। क्लियर होगी बात? यदि आपसे कोई पूछता है कि कोई बहुपद है वो द्विघात का है
तो उसके कितने शून्य होंगे? आप कहोगे 3 शून्य होंगे। आपसे कोई पूछता है कि एक बहुपद है, उत्तरीघात बहुपद है, उसके कितने शून्य होंगे? आपका उत्तर होगा 3 शून्य होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब आपके मन में, आप थोड़ा सा मन में आपके चल रहा होगा कि गुरुजी आपने -3 अपने मन से कहां से रख दिया, -2 अपने मन से आपने कहां रख दिया? बेटे, हम लोग शेषफल करने के जब सवाल लगाते थे गुणनखंड के लिए तो अपने मन से ही मान रखते थे, लेकिन वहां वो बात हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ और बातें करने वाले हैं कि हम अपने मन से मान ना भी रखें और हमको शून्य प्राप्त भी हो जाए। तो अभी देखिए और समझिए कि इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर है हम कुछ और सीखें। तरीका तो सुनने आ गई थी। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब यह है कि जिसके कारण बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। मेरा इतनी बातें समझाने का केवल मेरा एक ही मकसद था कि हम यह समझ सके कि शून्य का मतलब क्या है। शून्य का मतलब यह है कि जिसके लिए चरराशि के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है वही क्या है? शून्य। लेकिन जब सवाल में यह पता करने के लिए आए कि शून्य, इस बहुपद का शून्य क्या है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए देखिए, समझिए। तो देखिए, जिस बहुपद का शून्य प्राप्त करना हो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए और चर राशि का जो मान मिलेगा वही बहुपद का शून्य हो। जैसे यहां पर x + 3 का शून्य कितना है? -3 है। अब आपसे पूछ लिया, अब ये नहीं है सवाल में, बल्कि ये कि x + 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? x + 3 को 0 के बराबर कर देना है। इसलिए x बराबर ये 0 और ये +3 है तो इधर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। साइड जब चेंज होगा पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अब यहां से क्या हो जाएगा? x = 0 ज्यादा है या 3 ज्यादा? 3 ज्यादा है तो 3 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो -3 आया था। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी x + 3 का शून्य हमने आपको -3 बताया था, जो यहाँ पर x का मान प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी अब आपने क्या सीखा कि यदि, मेरी बात को फिर से सुनिए, आराम से सुनिए, धीरे से सुनिए। यदि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। अब जैसे आ गया कि y + 5 का शून्य क्या है? इसका शून्य पूछ लिया आपसे, y + 5 का शून्य क्या है? तो y + 5 का शून्य क्या है? तो y + 5 को आपने क्या कर दिया? 0 के बराबर कर दिया। तो y बराबर क्या हो गया? 0, ये +5 है, क्या हो जाएगा? -5, तो y बराबर आ गया -5। यानी अभी तक जो मान हम लोग रख करके निकाल रहे थे, अब वो हमको इस समीकरण से प्राप्त हो जा रहा है। अब हमको ऐसा मान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आप ऐसा भी कर देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़ा सवाल आ जाए और उसमें आप मान रखते जाए और जल्दी वो शून्य के बराबर ना हो। इसलिए हमारा सबसे सरल तरीका क्या है कि अगर बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को शून्य के बराबर करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात में आ रही नहीं आ रही? अब जैसे यहाँ पर निकाला कि x² + 5x + 6 बराबर के बहुपद कौन सा शून्य कौन है? -3 है और -2। अब इसी सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे? जब सवाल में ये पूछेगा कि x² + 5x + 6 का शून्य क्या होगा, तो अब आपका सवाल हो गया ये x² + 5x + 6 का शून्य क्या होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो इस बहुपद को आपको क्या करना है? शून्य के बराबर करना। मैंने आपको कक्षा 9 में बहुत से गुणनखंड के सवाल लगवाए हैं,
और उसके साथ साथ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एग्जाम के बाद, जब ईयरली एग्जाम हुआ था तो उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको गुणनखंड सीख लेना है। हो सकता है बहुत से शिष्यों ने परफेक्टली सीख लिया हो, लेकिन फिर भी मैं आप भी जब भी सवाल बताऊंगा सिखा के बताऊंगा जब तक कि आप परफेक्ट ना हो। तो मैंने आपको कहा था कि अगर द्विघात बहुपद हो, पहले x की घात 2 हो, फिर x की घात 1 हो, और फिर यहाँ पर क्या हो, अचर राशि हो, तो पहले यहाँ पर गिनती देखेंगे, कितनी है यहाँ पर गिनती 1, और यहाँ पर कितनी गिनती है 6। तो पहले और तीसरे का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 के 6 कितना गया, 6 के 6। अब जब 6 आ गया, पहले और तीसरे का गुणा करने पर कितना है 6 के 6 आ गया, और चिन्ह किसका है प्लस। तो अब 6 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि जोड़ने पर क्या मिल जाए 5। तो देखिए जैसे लासा लेते हैं वैसे ही लेंगे। ये छोटा सवाल है लेकिन इसी से आप बहुत चीजें सीखेंगे, आगे मैं बताऊंगा। तो 2 से काटिए, 2 दिया है 6, और 2 और 3 को जोड़िए, 2 और 3 को जोड़िए, क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी हमको 5x को क्या लिखना है, 2 धन 3, क्योंकि 2 यहाँ 6 हो गया, गुणा करने पर क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, और जोड़ने पर 2 और 3 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। यानी हमको 5x को क्या लिखना है 2x धन 3x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और सवाल हम आगे बताएंगे आपको। अब मिटा लेते हैं इसको। तो क्या हो गया यहां से, इसलिए x स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या लिखेंगे 2x और धन 3x और धन 6 बराबर 0। अब यहां से हम जोड़ा बना ले, पेयर बना ले, कितने कितने का 2 का, x स्क्वायर प्लस 2x। देयरफॉर यहाँ इंप्लाइज का भी चिन्ह लगा सकते हैं ऐसे तीर मार करके, इंप्लाइज दैट, या 3 बिंदी रख दीजिए, देयरफॉर, या इसलिए जिसे हिंदी में बोलते हैं आप x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात में आ रही नहीं आ रही है। अब यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, x, यहां पर भी है x, यहां पर x पावर 2 है, यहां पर x पावर कितना है 1। छोटा घात कॉमन होता है, मेरी बातों को सुनिए, छोटा घात कॉमन होता है। यहां पर कितना है 2 है, और यहां पर कितना है 1 है, तो छोटा कौन है ये, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो ये जब कॉमन होगा तो क्या कॉमन हो जाएगा x। अब जो कॉमन होता है उससे प्रत्येक पदों को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो x से जब x स्क्वायर को भाग देंगे तो कितना मिलेगा x मिलेगा। भाई x स्क्वायर है और किससे भाग दे रहे हो x से, तो x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया x गुणे x, और बटे क्या हो गया x, x से x कट गया, क्या मिला x, और प्लस x यहां से भी निकल गया तो क्या मिला, या इसमें भी x कट गया तो कितना मिला 2। अब देखिए यहां पर देखते हैं, यहां पर x मौजूद है लेकिन यहां पर x मौजूद नहीं, इसलिए क्या होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कि यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है। अब बोलोगे सर जी 6 है, लेकिन 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3, तो मेरा मतलब ये वाला 3 समझ रही है, यानी इसके फैक्टर में 3 मौजूद है कि नहीं है, अर्थात यहां भी 3 मौजूद है और यहां भी 3 मौजूद है। तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 से दोनों पदों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 3 से क्या कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर x, और प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2 जा 6, 3 दूना 6, ये बराबर 0। अब x प्लस 2 यहां पर भी और x प्लस 2 यहां पर भी कॉमन हो गया। क्या पद, दोनों पदों में क्या मौजूद है x प्लस 2 मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो आप लिखेंगे x प्लस 2 कॉमन हो गया। अब अगले ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहां पर क्या बचा हुआ है x बचा हुआ है, यहां पर क्या बचा हुआ है प्लस 3 बचा हुआ है, और दूसरा ब्रैकेट 1। देखिए यहां पर x प्लस 2 कॉमन हो गया, यहां पर दूसरा ब्रैकेट में यहां पर क्या बचा था x
प्लस क्या बचा हुआ था 3, तो 3 लिख दिया और ये बराबर किसकी हो गया 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आगे नहीं आगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। तो अब देखते हैं यहां से जब दो संख्याओं या दो चरों का गुणनफल या दो व्यंजकों का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब पहला 0 या तो दूसरा 0। तो इसलिए यहां से क्या मिला, पहले वाले को 0 के बराबर कीजिए, तो x + 2 = 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और x + 3 = 0। काम लगा दिया। अब ये +2 है, उधर आ क्या हो जाएगा -2, तो इसका मतलब x = क्या हो जाएगा -2। अब की बात डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि 0 - 2 क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। मैं आपको सिखा चुका हूं बात। और यहां से x = ये +3 उधर आ क्या हो जाएगा -3। तो x के क्या मान मिले, 2 वैल्यू मिले। कौन कौन सी वैल्यू मिली, -2 और -3, और यही इसके शून्य के जो आपको मैंने सिखाया। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज की क्लास में? हमने सीखा बेटा कि शून्य किसे कहते हैं। मेरी बात थोड़ा सा कर देना, शून्य किसे कहते हैं? चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्य कहलाता है। और दूसरी बात हमने सीखी कि जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य होंगे। 1 घात का बहुपद 1 शून्य, 2 घात का बहुपद 2 शून्य, 3 घात का बहुपद 3 शून्य। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुनाई कि नहीं आई? और तीसरी बात जो हमने सीखा कि अगर बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, चाहे यहां पर किया हो, चाहे यहां पर किया गया हो, और चाहे यहां पर किया हो, और उसको हल करके चरराशि का मान निकालेंगे। चरराशि का जो मान होगा वही बहुपद का शून्य होगा। अब किसी आप सवाल लगाइएगा। कौन सा सवाल लगाना है आपको? केवल जहां पर ये देखेंगे आप कि बहुपद का शून्य ज्ञान कीजिए। इसके अलावा यदि सवाल में कोई और बातें लिखी हुई है तो आप सवाल नहीं हल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज केवल ये बातें आपको सीखनी है। कल जब मैं आपको और बातें सिखा लूंगा तब मैं आपसे कहूंगा प्रश्नावली हल कीजिए। अभी आपको जो बातें सिखाई गई हैं उसको दोहरा लेंगे। आप अपने मन से सवाल लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो परेशान होंगे। मैं जब सारी बातें बता दूंगा सवाल अपने आप लग जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कल मिलते हैं, धन्यवाद।